तो बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ डाइहाइड्रोजन. सो प्लीज पुट द हेडिंग इन योर नोटबुक. यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन. अभी जो डाइहाइड्रोजन इसके बहुत बहुत सारे यूज हैं, तो एक एक करके हम लोग लिखते जाते हैं. काफ़ी सारे यूज हैं, आप जितने याद रख पाए उतने बढ़िया. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट. सबसे पहला यूज है डाइहाइड्रोजन का, दैट इज इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट एक अपने लिए केमिकल कंपाउंड है, क्योंकि जितने भी फर्टिलाइजर्स वगैरह आप देखते हैं उन सब में अमोनिया का यूज होता है. सो जो फर्स्ट यूज है और विच इज द लार्जेस्ट यूज ऑफ डाइहाइड्रोजन, तो लिखेंगे सिंगल लार्जेस्ट यूज. Single largest use of dihydrogen is in the formation of ammonia. Is in the formation of ammonia. Which is used in the manufacture of nitric acid, and nitrogen based fertilizers या nitrogenous fertilizers. Nitrogenous fertilizers. तो अमोनिया बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एक इंडस्ट्रियल केमिकल है, जो कि जितने भी नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें तो यूज होता ही है. नाइट्रिक एसिड के फॉर्मेशन में भी हम लोग अमोनिया को यूज करते हैं. नाउ कम टू द सेकेंड यूज ऑफ डाइहाइड्रोजन. सेकेंड यूज वही है, हम लोग जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े थे डाइहाइड्रोजन की, तो मैंने बताया था आपको कि जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं उनसे सैचुरेटेड फैट्स बनाता है, या वनस्पति घी बनता है वेजिटेबल ऑयल से. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द यूज. तो उसमें लिखेंगे इन द मैन्युफैक्चरिंग of saturated fats. Saturated fats को ही क्या बोलते हैं हम लोग, थोड़ा लिखने में गड़बड़ी हो गई. वनस्पति घी. from polyunsaturated fats. Polyunsaturated fats. इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेजिटेबल ऑयल्स. So this is the second use of dihydrogen. Now come to the third use. तीसरा यूज क्या है? तीसरा यूज भी हम लोग पढ़े थे डाइहाइड्रोजन के. ये जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन पढ़ा था उसी में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, सिन गैस. और फिर मैंने बताया था आपको सिन गैस का यूज होता है मेथनॉल के प्रिपरेशन में. तो सिन गैस दरअसल क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का मिक्सचर ही तो है.
तो वो भी एक यूज हो गया। तो थर्ड यूज लिख लेंगे कि इन द फॉर्मेशन ऑफ या इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ देखो बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग जब भी वर्ड आएगा तो उसका कॉन्टेक्स्ट रहेगा कि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग जब भी हम यूज करते हैं तो उसका ये समझ लेना है कि ये इंडस्ट्रियल पर्पस की, इवन यहां पर भी जो फॉर्मेशन है इसकी जगह मैन्युफैक्चरिंग लिखा जाए तो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। सो इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेथेनॉल या मेथेनॉल जैसे कई सारे इंडस्ट्रियल केमिकल्स के फॉर्मेशन में हाइड्रोजन का यूज होता है। तो इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी ऑर्गेनिक केमिकल्स, मैनी ऑर्गेनिक केमिकल्स, उसका एक एग्जाम्पल है मेथेनॉल। जैसे मेथेनॉल का फॉर्मेशन का तो रिएक्शन हम लोग पढ़े थे, सिंथेसिस ऑफ मेथेनॉल, फिर भी एक बार लिख लीजिए क्योंकि सिन गैस से प्रिपेयर होता है मेथेनॉल। सो यू आर गेटिंग CH3OH लिक्विड। ओके, तो मेथेनॉल की प्रिपरेशन या बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स की प्रिपरेशन में हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोजन गैस का, सॉरी डाइहाइड्रोजन गैस का। जब भी गैस की बात करेंगे तो वैसे बोलने को बोल दिया जाता है हाइड्रोजन गैस, बट हाइड्रोजन तो सिंपल एक एटम हो जाता है बच्चों, और गैसियस फॉर्म में हमेशा डाइहाइड्रोजन लिखा जाता है। लेकिन नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम लोग हाइड्रोजन गैस बोलते हैं, लिखने में भी हाइड्रोजन गैस ही लिखा जाता है। तो बट आपको थोड़ा ये समझना है कि डाइहाइड्रोजन गैस होता है और हाइड्रोजन एटम होता है, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड यूज ऑफ डाइहाइड्रोजन। अब अगर कोई बोर्ड का एग्जाम देता है तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ मेन यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन, तो आपको सारा लिखना होगा। बट अगर कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए। जैसे बोल दिया कि सैचुरेटेड फैट्स बनाने अनसैचुरेटेड फैट से, तो कौन सी गैस का यूज होगा, तो 4-5 गैसेस दे दी या 4 गैसेस देंगे अगर 4 ऑप्शंस है तो आपको हाइड्रोजन को टिक कर देना है। तो इस तरह से याद रखना रहता है। अब इसके बाद आता है नंबर 4, चौथा यूज डाइहाइड्रोजन का। तो हम लोग पढ़े थे शुरुआत में कि डाइहाइड्रोजन जैसे हेलाइड्स की तरह या हाइड्रोजन जो है वो हेलाइड्स की तरह हाइड्राइड्स बनाता है। सो वो भी एक यूज है। तो 4th यूज लिख सकते हैं कि इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्राइड्स। So this is the 4th use. Now 5th use. Again आप अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि आप यूज लिखें डाइहाइड्रोजन के, तो जितने आपको याद रहे अपने लिख दीजिए। फिर अब हाइड्राइड्स हो गए, उसके बाद एक यूज ऐसे लिख सकते हैं जैसे HF बनता है, HCl बनता है, या हाइड्रोजन हेलाइड्स के फॉर्मेशन में भी या मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग डाइहाइड्रोजन का यूज करते हैं। तो उसमें एक HCl बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है। तो ऐसे लिखेंगे कि इन प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स, हाइड्रोजन हेलाइड्स, पर्टिकुलरली बात की जाए तो HCl, हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स। सो हाइड्रोजन हेलाइड्स की प्रिपरेशन में भी हम लोग डाइहाइड्रोजन का यूज करते हैं। उसके बाद
नेक्स्ट यूज देखते हैं, यूज सिक्स्थ। तो ये भी हम लोग पढ़े थे कि हैवी मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर देता है डाईहाइड्रोजन। शायद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग ये चीज पढ़े थे। ये मैंने केमिकल प्रॉपर्टी आपको बताई है कि मेटल ऑक्साइड्स को मेटल में कन्वर्ट कर देता है डाईहाइड्रोजन। नहीं बताया, चलो ये आगे आएगा मेटलर्जी जब पढ़ेंगे हम लोग। अभी केवल लिख लें इतना सा कि it reduces heavy metal oxides into corresponding metal. into corresponding metal. ये मेटलर्जी का एक पार्ट है। वैसे 10th में भी हम लोग पढ़ते हैं बच्चों मेटलर्जी। बताया है मैंने? यस। अच्छा ठीक है। तो ये मेटलर्जिकल प्रोसेस है कि मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर देना है। सो दिस इज द सिक्स्थ यूज। उसके बाद और देखो नेक्स्ट यूज क्या क्या है। आप लोगों ने वेल्डिंग मशीन देखी होगी, तो उस वेल्डिंग मशीन में भी हम लोग हाइड्रोजन का यूज करते हैं। जो कटिंग एंड वेल्डिंग मशीन्स होती हैं, वेल्डिंग मशीन भी कई तरह की होती है। किसी में हाइड्रोजन का यूज किया जाता है, किसी में नहीं भी किया जाता है। तो जो हाइड्रोजन बेस्ड मशीन होगी उसमें हम लोग हाइड्रोजन का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट यूज लिख लेंगे बच्चों। किसी का माइक खुला है शायद। नेक्स्ट यूज लिख लेंगे कि इन कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पस किसी का माइक खुला है, माइक बंद करो। इन कटिंग एंड वेल्डिंग बच्चों देखो, हम लोग ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा डिसिप्लिन का ध्यान रखा जाए, है ना। सो इन कटिंग एंड वेल्डिंग मशीन्स। ओके, नाउ कम टू 8th यूज ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस। 8th और 9th एक ही जैसे हैं, तो उसको मैं अलग अलग ना लिख के एक ही साथ लिख देता हूं। एक्चुअली ये जो डाइहाइड्रोजन गैस है वो फ्यूल सेल के फॉर्म में भी यूज होता है। तो अभी हम लोग नॉर्मल जो दिनचर्या में अपनी जो गाड़ियां होती हैं उनमें हम लोग उतना यूज नहीं कर रहे हैं, बट जो भी स्पेस शटल या रॉकेट फ्यूल होते हैं उनमें हम लोग डाइहाइड्रोजन का जरूर यूज करते हैं। सो लिख सकते हैं कि एज अ रॉकेट फ्यूल। और पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड इन फ्यूल सेल। अब अगर हम डाइहाइड्रोजन का फ्यूल सेल यूज करते हैं तो बच्चों क्या होता है, ये जो नॉर्मल फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जो पेट्रोल डीजल, उनसे ज़्यादा एफिशिएंट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और साथ ही साथ ये क्लीन एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है, जिससे कि पोल्यूशन कम होता है। तो एक लाइन ये भी लिखी जा सकती है कि एज अ फ्यूल कॉमा H2 is more efficient. H2 is more efficient in comparison to fossil fuel. In comparison to fossil fuels, it generates
it generates greater energy, and clean energy. So these are the important uses of dihydrogen. तो ये 8 मैंने बताया, वैसे तो सारे ही आपको याद हो जाएंगे, इसमें कोई बड़ा भारी टेक्निकल चीज़ नहीं है कि जो याद ना हो, बट फिर भी कई बार जब लिखने की बारी आएगी तो अगर आप एक आध भूल जाते हैं तो कोई इशू नहीं है. ओके, सो डाइहाइड्रोजन पार्ट इज ओवर. मैं रफ कर दूं बच्चों? यस सर. ठीक. ओके बच्चों, तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्राइड्स के विषय में. पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने क्या समझा? हम लोगों ने डाइहाइड्रोजन को समझा, विच इज अ मॉलिक्यूल हैविंग 2 एटॉमिक हाइड्रोजन्स. और आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्राइड्स के बारे में. देखो भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट हाइड्राइड्स क्या होता है ये. जैसे जो डाइहाइड्रोजन है वो लगभग सभी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करता है. तो हाइड्राइड्स होते कैसे हैं? तो अगर एक जनरल फॉर्मूला लिखें हाइड्राइड्स का, अगर जनरल फॉर्मूला देखें तो नॉर्मली हाइड्राइड्स जो है बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं. बाइनरी कंपाउंड्स का मतलब हो गया कि इसमें 2 तरह के एटम्स का या 2 तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं. तो जनरल फॉर्मूले में जैसे हमने लिख दिया AXHY, तो ये एक हाइड्राइड हो गया, ये A का हाइड्राइड हो गया. अब X और Y अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द A जैसा होगा उसके अकॉर्डिंगली इस हाइड्राइड में X और Y की वैल्यू होगी. तो हाइड्राइड्स आर जनरली बाइनरी कंपाउंड्स, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स भी मिलते हैं जिनमें 2 ही तरह के एलिमेंट हो, जरूरी नहीं एक आध और भी हो सकता है. बट हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन तो होना ही है. इसके अलावा अगर बाइनरी हाइड्राइड है तो एक और एलिमेंट होगा उसका पार्टनर, और थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड होगा तो हाइड्रोजन के साथ 2 या 3 एलिमेंट्स भी पाए जा सकते हैं. ठीक, तो जनरल फॉर्मूला हो गया AXHY. अब जैसे एग्जाम्पल बहुत सारे हाइड्राइड्स हम लोग देख सकते हैं, जैसे से CH4 इज द हाइड्राइड ऑफ कार्बन, LiH इज हाइड्राइड ऑफ लिथियम, MgH2 इज हाइड्राइड ऑफ मैग्नीशियम, सो ऑन. बहुत सारे कंपाउंड, लगभग सभी एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करता है. तो थोड़ा सा लिख लेंगे कि डाइहाइड्रोजन combines with almost all elements to form hydrates under certain conditions, है ना, under certain conditions. तो लगभग सभी के साथ, या अंडर सर्टेन कंडीशन ना भी लिखेगा तो चलेगा, बस इतना ही लिख लीजिए. तो लगभग सभी एलिमेंट्स के साथ डाइहाइड्रोजन रिएक्ट करके हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करता है. अच्छा, अब ये जो हाइड्राइड्स होते हैं बच्चों, ये 3 तरह के होते हैं. तो वो तीनों तरीके के हाइड्राइड्स के विषय में हमें विस्तार में जानने की जरूरत है. तो लिखें
अगर हाइड्राइड्स को क्लासिफाई किया जाए तो देखें कैसे क्लासिफिकेशन होगा इसका। ओके, तो ये जो हाइड्राइड्स है ये 3 तरह के हाइड्राइड्स हो जाते हैं। पहले नंबर का जो हाइड्राइड है दैट इज आयनिक हाइड्राइड, है ना। तो इसको आयनिक हाइड्राइड्स भी कह सकते हैं, इसी को सेलाइन हाइड्राइड भी कहते हैं, इसी को हम लोग सॉल्ट लाइक हाइड्राइड भी कहते हैं। कोई भी शब्द कहें आप, एक ही बात है, बट मेजर जो चलता है बोलचाल की भाषा में दैट इज आयनिक हाइड्राइड्स। So this is the first category of hydrides. Now come to the second category. जैसे ये आयनिक हाइड्राइड है फर्स्ट कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी इज कोवेलेंट हाइड्राइड्स। सो दिस इज कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। And the third category is metallic hydrides. मेटेलिक कहें या आप उसे नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कहें। आपको याद होगा कि मैंने नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कहीं पढ़ाया है मोल कॉन्सेप्ट में। नहीं, मोल कॉन्सेप्ट में नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया था शायद, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक हाइड्राइड्स। डाल्टन का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था उसके फेल होने का एक ये भी रीजन था कि डाल्टन को लगा कि सारे के सारे कंपाउंड्स जो है वो स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड है, यानी कि इंटीग्रल रेशियो में ही कॉम्बिनेशन होता है। जबकि जब नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड पाए गए तो फिर डाल्टन का वो जो हाइपोथेसिस था वो फेल हो गया। एनीवेज, तो हम अभी हाइड्राइड्स की बात करें तो 3 तरह के हाइड्राइड हो गए, आयनिक, कोवेलेंट और मेटेलिक। अब किस हाइड्राइड का क्या लॉजिक है, इसे आयनिक क्यों कहा, इसे कोवेलेंट क्यों कहा, इसे मेटेलिक क्यों कहा, उसको देखें ध्यान से। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है समझना भी इनको और याद रखना भी। So let's start with ionic hydrides. देखो बच्चों, आयनिक हाइड्राइड्स क्या है। अब जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, आयनिक हाइड्राइड्स मीन्स ऐसे हाइड्राइड्स जिनमें क्या हो, आयनिक कैरेक्टर हो या आयनिक बॉन्ड आए। सो दोज आर कॉल्ड आयनिक हाइड्राइड्स। तो लिखेंगे इसमें कि हाइड्राइड्स हैविंग ionic character, having ionic character, तो उन्हें हम बोल देते हैं आयनिक हाइड्राइड्स। अभी हमने समझा कि हाइड्राइड्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज AXHY। अब हाइड्राइड में एक बात और भी ध्यान रखना है, कैसा भी हाइड्राइड हो वो जिसके साथ भी रिएक्ट करेगा, जैसे A के साथ कोई हाइड्राइड बना तो हाइड्राइड का मतलब होगा कि H के ऊपर जो चार्ज आएगा वो डेल्टा माइनस आएगा, A के ऊपर जो चार्ज आएगा वो डेल्टा प्लस आएगा, डिपेंडिंग अपॉन अब कितना माइनस कितना प्लस आएगा ये तो निर्भर करेगा कि कितना आपका कोवेलेंट नेचर है, कितना आयनिक नेचर है, उन सब पे डिपेंड करता है। तो हाइड्राइड्स की बात करी जाएगी तो H के ऊपर माइनस आना है। अच्छा, अब अगर आयनिक हाइड्राइड है
तो आयनिक हाइड्राइड में डेल्टा की जगह कंप्लीट इंटीग्रल चार्जेस आते होंगे, -1 +1, है ना, तभी तो आयनिक कैरेक्टर हो गया। और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा तो पार्शियल चार्जेस आ जाएंगे, पूरी तरह से सेपरेशन नहीं होगा, कैटायन एनायन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जो आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं उनमें H के ऊपर -1 यूनिट का चार्ज रहता है। तो H को एकदम -1 करके और पड़ोसी पे +1 चार्ज आए तो ये तभी पॉसिबल है। अब +1 आए या +2 आए निर्भर करेगा, जैसे हमने कहा कि MgH2 है, LiH है, अभी लिखना नहीं है, बस समझ लीजिए। तो ये -1 हो गया, ये +1 हो गया, इस पे -1 हो गया तो +2 हो गया, है ना। तो ऐसे डिपेंड करेगा कि फॉर्मूला क्या है। लेकिन अगर एग्जैक्टली -1 चार्ज कर देना है तो ये तभी हो सकता है कि जब पड़ोसी इसका बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, बहुत हैविली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, तभी ये पॉसिबल हो सकता है कि इसको एग्जैक्टली -1 कर दे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब इसको कंप्लीट अपना एक इलेक्ट्रॉन दे ही दे। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का होता है बच्चों, होता है कि नहीं होता है। फिर आगे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो ये जो आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ ही बनते हैं, है ना। और उसमें भी सारे एस ब्लॉक के साथ बने, ये जरूरी नहीं, तो लिखेंगे तो समझ में आएगा। हाइड्राइड्स हैविंग आयनिक कैरेक्टर, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात हुई कि सच हाइड्राइड्स are the compounds of dihydrogen with most of S block elements। तो क्यों S ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ बनते हैं? क्योंकि S ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं बच्चों। तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के चलते ये अपना इलेक्ट्रॉन सामने वाले हाइड्रोजन को कंप्लीटली ट्रांसफर कर देते हैं, जिसके चलते हाइड्रोजन के ऊपर एग्जैक्टली 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस बात को भी लिखना बहुत जरूरी है। यहां होता क्या है? यहां होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन एटम which results in formation of H minus आयन एंड मेटल के ऊपर पॉजिटिव आयन। +X मैंने इसलिए लिख दिया है कि +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है। तो H माइनस, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड आयन, ठीक है। सो H माइनस और M+X का आयंस का फॉर्मेशन होता है, जहां पर H माइनस इज कॉल्ड हाइड्राइड आयन। चलिए, तो ये तो हो गया आयनिक हाइड्राइड का मतलब। अब एक बात और समझना चाहिए कि S ब्लॉक के लगभग सारे एलिमेंट्स के साथ ये डाइहाइड्रोजन रिएक्ट करके आयनिक हाइड्राइड देता है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन कुछ एस ब्लॉक के ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जिनके साथ ये हाइड्राइड जब बनाता है तो उसमें सिग्निफिकेंट कोवेलेंट नेचर भी आता है। तो उस बात को भी याद रखो। तो लिखेंगे कि सिग्निफिकेंट, क्यों कोवेलेंट नेचर होगा वो भी हम बताते हैं आपको। सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर
significant covalent character in lighter metal hydrides. In lighter metal hydrides, जैसे एग्जाम्पल देखें तो लिथियम हाइड्राइड हो गया, फिर बेरिलियम हाइड्राइड हो गया, फिर मैग्नीशियम हाइड्राइड हो गया। तो इन ये हैं तो अभी भी आयनिक ही हैं सारे, लेकिन इनमें सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है। अब सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर केवल छोटे एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स में क्यों आया, उसका क्या लॉजिक है? देखो, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। आगे हम लोग जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो और स्पष्ट होगा आपको। देयर इज अ रूल इन केमिकल बॉन्डिंग विच इज कॉल्ड फजान्स रूल्स, है ना? तो लिखेंगे कॉपी में FAJANS, फजान्स रूल। रूल्स क्या, इनके 3 रूल हैं, तीनों समझ लेते हैं। तो फजान ने अपने 3 रूल दिए। वो 3 रूल उन्होंने दिए कि किसी मॉलिक्यूल में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर होगा और क्या आयनिक कैरेक्टर होगा, उसके लिए उन्होंने 3 बातें बताई। उन्होंने बताया कि किसी भी मॉलिक्यूल में कैटाइन, या ऐसे शुरुआत ऐसे करें कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा कैटाइन का, उतना ही ज्यादा कोवेलेंट नेचर होगा। जितना छोटा कैटाइन होगा उतना ही ज्यादा कोवेलेंट नेचर होगा, और जितना बड़ा एनायन होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट नेचर होगा। तो फजान ने हायर कोवेलेंट नेचर के लिए क्या क्या बताया, हम एक साथ लिख देते हैं। फजान्स रूल ने फॉर हायर कोवेलेंट नेचर, तो हायर कोवेलेंट नेचर के लिए उन्होंने पहली बात बताई कि हाई पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, हाई पॉजिटिव चार्ज। दूसरी बात बताई कि कैटाइन छोटे होने चाहिए, स्मॉलर कैटाइन। और तीसरी बात उन्होंने बताई कि एनाइन बड़े होने चाहिए, लार्जर एनाइन। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं बच्चों, वैसे वैसे कैटाइन का साइज बढ़ता है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी कम होता है। और ऊपर के एलिमेंट्स में देखेंगे तो कैटाइन का साइज कम रहता है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर वहां पर ज्यादा होता है। साइज छोटा रहता है तो क्या होता है कि साइज के रेफरेंस में देखेंगे तो चार्ज ज्यादा नजर आएंगे, तो फोर्सेस ज्यादा लगेंगे। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे LIH है या ये सारे हैं, तो इनमें क्या है कि बहुत छोटी साइज है और चार्ज तो है ही, कैटाइन का बहुत छोटा साइज है, तो पोलैरिटी ज्यादा होगी। तो हायर पोलैरिटी मींस हायर कोवेलेंट नेचर, मजबूत बॉन्ड बन जाएंगे। तो इस बात को भी लिख लेंगे कि हाई पोलैरिटी, कम जगह में ज्यादा चार्ज मींस हाई पोलैरिटी। ओके, और डिटेल में हम लोग फजान्स रूल या कोवेलेंट नेचर को केमिकल बॉन्डिंग में स्टडी करते हैं। वैसे मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में कोवेलेंट नेचर या आयनिक कैरेक्टर निकालना, परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो भी पढ़ाया हुआ है, उतने की जरूरत नहीं है। आयनिक हाइड्राइड में इतना याद रखना है कि S ब्लॉक के एलिमेंट्स डाई हाइड्रोजन के साथ आयनिक हाइड्राइड बनाएंगे, बाइनरी हाइड्राइड्स बनाते हैं, और जो ऊपर के एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, क्योंकि स्मॉलर कैटायन होता है अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। बस इतनी बात काफी है। कंप्लीट हो गया बच्चों? यस सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब ये जो आयनिक हाइड्राइड्स हैं, इनके बारे में 2-4 छोटी छोटी बातें हैं, उनको भी याद रख लेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना? पता नहीं कौन जाने कहां से क्या क्वेश्चन आ जाए। तो
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आयनिक हाइड्राइड के विषय में, उनको याद रखेंगे. सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. पहली बात जो ध्यान रखने योग्य है आयनिक हाइड्राइड के विषय में, वो है कि जैसे हम लोग आयनिक हाइड्राइड स्टार्ट किए LiS से, है ना. तो आप देखिए कि S ब्लॉक में सबसे छोटा एलिमेंट लिथियम ही होता है. तो जो LiH है उसमें जो दो एटम्स है जिनके बीच में एक आयनिक बॉन्ड बन रहा है, क्या इनसे छोटा कोई आयनिक बॉन्ड हो सकता है या इनसे छोटा कोई आयनिक कंपाउंड हो सकता है? नहीं हो सकता, बिकॉज H इज स्मॉलेस्ट और उसके बाद तो हीलियम आता है, हीलियम के बाद तीसरे नंबर पर लिथियम है. तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि LiH या लिथियम हाइड्राइड इज द लाइटेस्ट आयनिक कंपाउंड. Lithium hydride is the lightest ionic compound. So this is the first important fact. दूसरी बात तो पीछे ही हो गई कि जो हल्के हाइड्राइड्स होते हैं वो उनमें से सफिशिएंट कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है, तो उसको लिखना नहीं है. अब वो कोवेलेंट नेचर से रिलेटेड एक और, चलो लिख लो, फिर भी एक लाइन लिख लेते हैं कि lighter hydrides have significant covalent character. और किसी किसी में तो इतना तगड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है कि जैसे इसका एग्जाम्पल यहां से समझा जा सकता है कि जो बेरिलियम हाइड्राइड है और जो मैग्नीशियम हाइड्राइड है, दीज आर पॉलीमेरिक इन नेचर, है ना. दीज आर पॉलीमेरिक इन नेचर. तो पॉलीमर में क्या होता है बच्चों कि कई सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं. तो कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इनमें अच्छा खासा कोवेलेंट कैरेक्टर हो गया. लेकिन एक इंडिविजुअल हाइड्राइड की बात करेंगे तो रहेगा आयनिक ही, लेकिन दूसरे के साथ कोवेलेंट कैरेक्टर से या कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा, है ना. तो पॉलीमेरिक नेचर हो गया इसके. तो ये छोटी छोटी बातें हैं, जितना तुम्हें याद रह जाए उतना अच्छा है. सब याद रह जाए तो बहुत अच्छा है. दूसरी चीज, ये जो भी आयनिक हैलाइड्स रहते हैं या जितने भी आयनिक कंपाउंड्स रहते हैं बच्चों, सबका जनरल नेचर है कि सॉलिड स्टेट में कंडक्टिंग बिहेवियर नहीं देते हैं, लेकिन जब वो मोल्टन स्टेट में आ जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी शो करने लगते हैं. ये केवल आयनिक हाइड्राइड्स का ही नहीं, ये सभी आयनिक कंपाउंड्स का जनरल नेचर होता है. तो उसमें भी लिख लेंगे कि in solid state ionic hydrides are crystalline सॉलिड होते हैं बच्चों. सॉलिड स्टेट होगा, नॉन वोलेटाइल होगा नेचुरली. नॉन वोलेटाइल एंड नॉन कंडक्टिंग. वॉलेटाइल का मतलब आप लोग समझते हैं. वॉलेटाइल का मतलब होता है कि जो अपने वेपर्स रिलीज करे, है ना. जैसे पानी एक वॉलेटाइल लिक्विड है. पानी को आप रखे रहिए ग्लास में, धीमे धीमे आप देखेंगे कि नॉर्मल टेम्परेचर पर ही वो पानी खत्म होते चला जाएगा.
जैसे आज आप गिलास में पानी रखिए तो 2 दिन बाद देखेंगे तो पानी आधा हो गया, भले ही आपने उसको गर्म नहीं किया, तो दैट इज कॉल्ड वॉलेटिलिटी। तो उस वॉलेटाइल नेचर के चलते क्या होता है कि उसका एक खुद के वेपर्स स्पॉन्टेनियसली बनते रहते हैं, लिक्विड से वेपर में अपने आप खत्म होते होते गायब हो जाता है। अब कोई सॉलिड है तो कहाँ से वेपर बनेगा, तो क्या वॉलेटिलिटी नेचर आएगी उसमें, है ना। तो इन सॉलिड स्टेट आयनिक हाइड्राइड्स आर क्रिस्टलाइन, नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन कंडक्टिंग। फिर इसी में एक लाइन और लिख लेंगे कि जब ये मोल्टन स्टेट में होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, है ना। सो इन मोल्टन स्टेट, comma, they conduct electricity. Full stop. They conduct electricity. इवन मोल्टन स्टेट में जब उनका हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, चूंकि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को समझाया था इलेक्ट्रोलिसिस, तो एनोड पर क्या होता है, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज भी करते हैं, है ना। तो मोल्टन स्टेट में जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो एक लाइन और भी लिख लेंगे। चलो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं मैं। कंप्लीट हो गया बच्चों? Yes, sir. 4th पॉइंट लिखेंगे कि electrolysis of molten hydrides, तो उसमें क्या हो जाता है कि जब हम कैथोड पर एनोड की रिएक्शन कराते हैं, जरा मैं लिख के दिखाता हूं। हाइड्राइड्स का मतलब हो गया H माइनस आना है, तो ये जो H माइनस है मोल्टन स्टेट में क्या करता है बच्चों, एनोड पर अगर रिएक्शन कराना है, मतलब ऑक्सीडेशन कराना है, तो ये H2 गैस हमें मिल जाती है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। सो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट एनोड। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है मोल्टन हाइड्राइड्स का, तो एनोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इस बात को भी लिख लेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन हाइड्राइड्स, नीचे ये रिएक्शन लिख लेंगे और लिख लेंगे कि डाई हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड एट एनोड। ठीक, सो दिस इज द 4th इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ कम टू द 5th पॉइंट। 5th पॉइंट क्या है? ये जो आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं, जैसे LiH कह लें, NaH कह लें, तो ये आयनिक हाइड्राइड्स जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो जो भी बच्चों आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आयनिक नेचर बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरा हुआ होता है, तो वो जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। अब आयंस में ब्रेक होगा तो यहाँ पर बच्चों क्या है, यहाँ है ये आयनिक हाइड्राइड 2 आयन से मिलकर बना है, Na+ और H-। तो जब ये वाटर में जाएगा, अपने आयंस में ब्रेक होगा, तो अपने आयंस में जब ब्रेक होगा तो इसका Na+ वाटर के OH- के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा NaOH एक्वस। और जो H- है वो वाटर के H+ से कनेक्ट हो जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा H2 गैस। अब जब भी ये कोई भी आयनिक सॉलिड वाटर के साथ रिएक्ट करके अपने आयंस में ब्रेक होता है, तो आयंस में ब्रेक होता है तो क्या बताऊं मैं, थोड़ा सा ये रिएक्शन वायलेंट होती है ना। वायलेंट क्या होती है, क्योंकि इस साइड फिर एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आयंस में ब्रेक होता है। यहां तो सॉलिड था, एक दूसरे से बंधे हुए थे, आयंस में ब्रेक हुए, सेपरेट हुए, तो थोड़ा सा रिएक्शन में हलन चलन ज्यादा हो जाता है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो एक लाइन इस तरह से लिख सकते हैं कि वायलेंट रिएक्शन, इतना लिख लो बस, वायलेंट रिएक्शन।
मतलब ये रिएक्शन थोड़ा सा शांति से ना होके उथल पुथल के साथ होती है, क्योंकि सॉलिड ब्रेक होता है आयंस में। तो केवल ये आयनिक हाइड्राइड के लिए ही नहीं, ये लगभग सभी आयनिक कंपाउंड जब इस तरह से वाटर में जाते हैं और अपने आयंस में ब्रेक होते हैं तो थोड़ा सा वायलेंट हो जाती है रिएक्शन। मतलब हलचल ज्यादा होगी उस रिएक्शन के कंटेनर में जिसमें आप ये रिएक्शन कराइएगा। ओके, यही मेन 5 पॉइंट हैं। पहला हो गया कि एक तो वो कोवेलेंट नेचर वाली बात अपने को याद रखनी है कि ऊपर के हाइड्राइड्स लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये सारे हाइड्राइड्स क्या होंगे, कोवेलेंट नेचर के होंगे। फिर बेरिलियम मैग्नीशियम में हमें याद रखना है कि ये तो पॉलीमरिक फॉर्म में भी रहता है। फिर हमने देखा कि कोवेलेंट नेचर में क्यों होंगे, तो उसके लिए फजांस रूल याद रखना है। फिर हमने देखा कि जब सॉलिड फॉर्म में होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। फिर मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रोलिसिस देख लिए तो एनोड पर हाइड्रोजन गैस निकल गई। फिर आयनिक सॉलिड है, आयनिक हाइड्राइड है, H2O के साथ वायलेंटली रिएक्ट करेगा, H2 गैस रिलीज करेगा। ये हो गया। अब एक बात हम लोग और भी लिख सकते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 6th, जैसे हम लोग जब लिथियम हाइड्राइड की बात की तो लिथियम हाइड्राइड के बारे में बोला गया कि ये सबसे छोटा आयनिक कंपाउंड है। अब सबसे छोटा आयनिक कंपाउंड सबसे मजबूत, मतलब इसकी मजबूती भी काफी होगी, क्योंकि चार्जेस तो एक यूनिट है लेकिन डिस्टेंस बहुत कम होगी LiH में। तो उसके चलते क्या होता है कि ये जल्दी टूटता नहीं, यानी जल्दी रिएक्ट नहीं करता है किसी के साथ। तो लगभग अनरिएक्टिव इनर्ट नेचर देता है नॉर्मल टेम्परेचर पर। हाँ, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा कि ये थोड़ा सा इसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसको यूज करके हम थोड़े कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड भी बना लेते हैं। तो ऐसे लिखेंगे 6th पॉइंट कि लिथियम हाइड्राइड इज जनरली अनरिएक्टिव या जनरली इनर्ट, जो भी टर्म आप यूज करना चाहें, इज जनरली अनरिएक्टिव or inert at normal temperatures. At normal temperature, full stop. It is used in formation के लिए बच्चों कई जगह सिंथेसिस वर्ड का यूज भी करते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, एक ही बात है। फॉर्मेशन ऑब्लिक सिंथेसिस ऑफ सम यूजफुल कॉम्प्लेक्स हैलाइड्स। कॉम्प्लेक्स हैलाइड्स मतलब जो नॉन बाइनरी नेचर के हों। जैसे मैं रिएक्शन आपको लिख के दिखाता हूं, आपके बुक से ही है। जैसे लिथियम हाइड्राइड Al2Cl6 के साथ रिएक्ट करके लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बनाता है बच्चों, LiAlH4 प्लस LiCl। एक रिएक्शन होगी। दूसरा, लिथियम हाइड्राइड डाइबोरेन से रिएक्ट करके, दिस इज कॉल्ड डाइबोरेन, B2S6, लिथियम बोरोन हाइड्राइड बनाता है। तो हमने क्या पढ़ा था कि हाइड्राइड्स आर जनरली बाइनरी इन नेचर, बट यहां पर बाइनरी ना होके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया हाइड्राइड। तो मैंने इसको हम लोग बैलेंस भी कर सकते हैं, बट बैलेंस तो आप खुद से भी कर सकते हैं। मेन आपको याद रखना है कि लिथियम हाइड्राइड थोड़े से कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड भी बना देता है। सो बैलेंस कर सकते हैं। यहां पर 8 लिख लीजिए, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और यहां बैलेंस करना है तो इसको 2 लिख लेना है और यहां भी 2 लिख लेना है। आप नाम लिख सकते हैं, नाम लिख लीजिए, दिस इज लिथियम बोरोहाइड्रेट, लिथियम बोरो
हाइड्राइड, सॉरी नॉट हाइड्रेट, हाइड्राइड, और इसका नाम लिख लेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और ये जो B2S6 है, दिस इज कॉल्ड डाइबोरेन। तो एक ये भी 6 पॉइंट्स हो गए, इतना काफी है। तो आयनिक हाइड्राइड के बारे में हमने सारी बातें समझ ली, किसका क्या लॉजिक है, क्यों ऐसा होता है, ये भी समझ गए। इसी के साथ आयनिक हाइड्राइड का मामला समाप्त। अब बढ़ते हैं दूसरे हाइड्राइड पे, विच इज कोवेलेंट हाइड्राइड। मैं रफ कर दूं बच्चों? डाइबोरेन, DIBORANE, डाइबोरेन। BH3 होता है बोरेन, B2S6 इज डाइबोरेन। अब आते हैं बच्चों दूसरे नंबर के हाइड्राइड पर, विच इज कोवेलेंट हाइड्राइड या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। अच्छा, एक सवाल मन में आना चाहिए आपके कि सर ये मॉलिक्यूलर हाइड्राइड है, तो जो पीछे पड़ रही है उसमें वो मॉलिक्यूल नहीं होता है क्या? कि LiH मॉलिक्यूल नहीं है? हमेशा याद रखिए कि जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसका जो मॉलिक्यूल दिखता है आपको, वो मॉलिक्यूल नहीं होता है। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि उनके लिए वो फॉर्मूला मास होता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स में बड़ी कॉम्प्लेक्स उनका जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत सारे Li और H एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो हम लोग आयनिक कंपाउंड्स के लिए मॉलिक्यूल टर्म का यूज ना करके फॉर्मूला टर्म का यूज करते हैं। मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट में ही पढ़ाया था। और मॉलिक्यूल वर्ड का यूज किया जाता है कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए, तो इसलिए इसमें मॉलिक्यूलर हाइड्राइड लिखा गया। और वहां जो आयनिक हाइड्राइड्स थे उसमें मॉलिक्यूलर हाइड्राइड वर्ड का यूज नहीं किया गया, है ना। तो कभी भी कोवेलेंट के लिए ही मॉलिक्यूल वर्ड का यूज करना है, आयनिक के लिए मॉलिक्यूल वर्ड यूज नहीं करते हैं। उसके लिए फॉर्मूला वेट, फॉर्मूला मास, इस तरह के टर्म्स यूज करते हैं। मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, इस तरह के टर्म यूज नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं अब कोवेलेंट हाइड्राइड्स। तो कोवेलेंट हाइड्राइड्स क्या हो गया? अब हम लोगों ने हाइड्राइड्स के लिए जो जनरल फॉर्मूला पढ़ा था, तो वो तो पढ़ा था कि AXH होता है भाई। तो A अगर बहुत तगड़ा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कि अपना इलेक्ट्रॉन दे ही दे पूरा हाइड्रोजन को, तो आयनिक नेचर आ जाएगा। लेकिन अगर A उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, सॉरी उतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है कि इसको इलेक्ट्रॉन दे ही दे, तो फिर क्या हो जाएगा? तो फिर जो होगा वो पार्शियल चार्जेस आ जाएंगे, डेल्टा माइनस आ जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा माइनस आ जाएगा, और जो उसका पड़ोसी है उसके ऊपर डेल्टा प्लस आ जाएगा। तो पार्शियली चार्ज रह जाएंगे, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि भाई चलो इसमें कोवेलेंट नेचर है, आयनिक नेचर नहीं है। तो S ब्लॉक बहुत मजबूत इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। अब S के आगे जब हम P में जाएंगे तो P में क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल में आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो ये जो कोवेलेंट हाइड्राइड्स होते हैं, ये बच्चों अधिकांश P ब्लॉक के एलिमेंट्स हमें कोवेलेंट हाइड्राइड्स देते हैं। तो लिख लेना है हमको आसानी से। तो लिखेंगे कि डाइहाइड्रोजन forms covalent hydrides with most of
p block elements with most of p block elements. ठीक, अब यहां पर एक और थोड़ा पेचीदा मामला है. क्या पेचीदा मामला यह है कि जब हम हाइड्राइड्स की बात करते हैं तो जब आयनिक हाइड्राइड्स की बात किया, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ जब हाइड्राइड बना तो H में डेल्टा माइनस ही आता है और A में डेल्टा प्लस आता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स. लेकिन जब P ब्लॉक के साथ बात करते हैं तो जरा समझो किस तरह के हाइड्राइड्स आते हैं. तब जो हाइड्राइड्स आते हैं वो आ जाते हैं CH4, NH3, B2S6, H2O, HF, इस तरह से. अब जैसे इन सबको अगर देखें तो ये सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव ना हो के कार्बन है, चाहे नाइट्रोजन है, बोरोन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव कैटेगरी में आते हैं बच्चों, नॉन मेटल्स होते हैं. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज आए, ऐसा नहीं होता है. यहां डेल्टा प्लस आए, ये भी जरूरी नहीं. तो आएगा क्या, जब P ब्लॉक के साथ हाइड्राइड्स बनेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस आने लगेगा और इसके पड़ोसी के ऊपर डेल्टा माइनस आने लगेगा. तो ये भी बात अच्छे से दिमाग में रखनी है कि हर हाइड्राइड में क्या हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है. तो आप कहेंगे नहीं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उसका पार्टनर कौन है. अगर उसका पार्टनर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का हुआ तो हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव या ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का हुआ तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव या कंप्लीट पॉजिटिव. अब कंप्लीट पॉजिटिव तो आ ही नहीं सकता है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन ही है. तो ये भी क्या होता है बच्चों, कोवेलेंट ही रहता है. तो पार्शियल पॉजिटिव तो आ सकता है, लेकिन कंप्लीट एक यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आ जाए ऐसा नहीं होता है. हाँ, लेकिन कंप्लीट एक यूनिट का नेगेटिव चार्ज आ सकता है जब एस ब्लॉक के साथ हाइड्राइड का फॉर्मेशन हो, जब वो आयनिक हाइड्राइड बने. तो इस बात को भी हम यहां पर नोट कर लेते हैं. ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इन हाइड्राइड्स कॉमा चार्ज ओवर हाइड्रोजन एटम क्या क्या होगा, या तो डेल्टा माइनस होगा, या फिर कंप्लीट एक यूनिट का माइनस होगा, या फिर डेल्टा प्लस होगा. ठीक है. तो इस तरह का चार्ज कब जनरेट होगा, जब हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरा एटम है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो. यानी कि ये जो हाइड्राइड्स हैं विथ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स या हाइड्राइड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लिखें तो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा. These are the hydrides of electropositive elements, and these are the hydrides of electronegative element. ठीक है. तो हाइड्राइड को लेके ये गलफत में मत रहें कि हमेशा डेल्टा माइनस ही आना है, डेल्टा प्लस भी आ सकता है. इन सभी में डेल्टा प्लस आएगा बच्चों. यहां इन सभी में हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज आना है दैट इज डेल्टा प्लस, क्योंकि सभी जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के. चलो ये बात भी समझ आ गई हाइड्राइड के बारे में. अब ये जो हाइड्राइड्स हैं, चूंकि ये कोवेलेंट हैं, तो कोवेलेंट कंपाउंड जनरली वोलेटाइल नेचर के होते हैं. तो इस बात को भी अलग से न पॉइंट बना के छोटा सा स्टार मार्क करके हम लिख लेते हैं कि
being covalent comma these are generally volatile, मतलब उतना मजबूत इनका सॉलिडिफाई स्ट्रक्चर नहीं होता है जितना कि आयनिक हाइड्राइड्स का होता है। ठीक है, हो गया ये। अब ये जो कोवेलेंट हाइड्राइड्स हैं ये भी बच्चों तीन तरह से इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो कौन कौन से तीन तरीके। ओके, तो अपने जो ये कोवेलेंट हाइड्राइड्स हैं एक इसका तो एक टाइप के हो सकते हैं विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोवेलेंट हाइड्राइड्स हो सकते हैं। एक हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, और तीसरे नंबर के हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। तीन तरह के कोवेलेंट हाइड्राइड्स पॉसिबल हैं। देखो अभी मैं आपको समझाऊंगा तो एकदम बात समझ आ जाएगी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब क्या है। तो एक एक करके समझते हैं, है ना। सो दिस इज योर नंबर फर्स्ट, दिस इज नंबर सेकंड एंड दिस इज नंबर थर्ड। तो पहले तरह के हाइड्राइड की बात करी जाए विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। देखो बच्चों, हम बात करते हैं बोरेन की। तो बोरेन इज BH3। तो इस बोरेन का अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये बोरॉन फैमिली का पहला एलिमेंट है बोरॉन, और बोरॉन फैमिली क्या होती है कि ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद पहला P ब्लॉक का ग्रुप होता है विच इज बोरॉन फैमिली। तो इस बोरॉन फैमिली का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज NS2NP1, NS2NP1, मतलब इसकी nth शेल में ले दे के तीन ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अच्छा, बोरॉन हो, एल्युमिनियम हो, जो भी है उसके नीचे के सब में यही स्थिति है। तो आखिरी शेल में जो तीन इलेक्ट्रॉन है तो ये अधिकतम तीन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो उसने एक ये बना दिया, एक ये बना दिया और एक ये बना दिया। तो दिस इज योर बोरॉन, बोरेन है ना। इसका स्ट्रक्चर हो गया बोरेन, इसको नाम देते हैं बोरेन। अब अगर इस बोरेन की बात करें तो इस बोरेन का जो सेंट्रल एटम है विच इज बोरॉन, उस बोरॉन के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे। तो आप कहेंगे चूंकि सर ये तीन कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है और तो कुछ है नहीं इसके पास, तो इसके हिस्से में 6 इलेक्ट्रॉन हम मान सकते हैं, जिसमें कि 3 तो इसके खुद के हैं और 3 उनके मान लिए जाएंगे जो कि हाइड्रोजन के साथ ही कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। तो ले दे के इस बोरॉन के हिस्से में 6 ही इलेक्ट्रॉन आए, या यूं कहें कि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट ही रह गया। इट इज हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। या ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो सेंट्रल एटम बोरॉन है, दिस बोरॉन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसका ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हुआ, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी ही रह गई। तो ऐसे हाइड्राइड जिनके सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट हो या इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, वो कहलाएंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करने का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम करेगा, इसलिए ये आ जाएगा लुईस एसिड की कैटेगरी में। लुईस एसिड हम सब जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें, लुईस बेस हम सब जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। तो लिख लें इसके बारे में एक दो बातें
कि जो सेंट्रल एटम है, that is electron deficient, इसलिए ये होगा एक लुईस एसिड। तो सच हाइड्राइड्स आर लुईस एसिड। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट क्लासिफिकेशन विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। लुईस एसिड के बारे में थोड़ा सा लिख लो 2 लाइन, और लुईस बेस के बारे में भी लिख लो। अगर हम बात करें लुईस एसिड की, सो दीज आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और अगर हम बात करें लुईस बेस की, सो दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनर। इसको अलग से बॉक्स में लिख देता हूं मैं। नोट कर लें बच्चों। कंप्लीट, आगे बढ़े। अब बच्चों नाम से ही समझ आ रहा होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो उसका सेंट्रल एटम इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला हो गया, तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है तो उसका सेंट्रल एटम कंप्लीट ऑक्टेट हो जाएगा। ना इलेक्ट्रॉन कम है ना ज्यादा है, जितने प्रिसाइज होने चाहिए उतने हैं। इलेक्ट्रॉन रिच की बात करें तो जो सेंट्रल एटम, उसके पास आवश्यकता से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ऐसे हो सकता है ना। देखो दूसरे हाइड्राइड की बात करते हैं। दूसरे हाइड्राइड्स क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स, देखो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स, जैसे कार्बन फैमिली के किसी भी हाइड्राइड को ले लें, से स्टार्ट विथ CH4, तो क्या होगा भाई? CH4 को अगर आप देखें तो आपका जो कार्बन है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस शेल में, और ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के चलते कार्बन के पास कितने हो जाने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई फालतू नहीं है। तो कोई फालतू नहीं है मतलब क्या हो गया? ये जो हाइड्राइड हुआ दिस इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ कि इस कार्बन का कंप्लीट हो गया ऑक्टेट, इस कार्बन का कंप्लीट ऑक्टेट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और दूसरी बात रही कि ऑल इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, क्या? कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब आपसे पूछें कि क्या कार्बन किसी एक इलेक्ट्रॉन को सामने वाले को दे सकता है, तो आप कहेंगे नहीं दे सकता, इसके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। जितने लोग थे सब काम पर लगे हुए हैं, कोई ठलुआ नहीं है, कोई बेकार नहीं है, तो किसको दे देगा? तो एक लाइन और भी लिख लें कि कार्बन कैन नॉट डोनेट ऑब्लिक एक्सेप्ट, ना एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि 8 ही इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता है। सो इट कैन नॉट डोनेट ऑब्लिक एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, और कोई इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन काम पर हैं। इस बात को भी लिख लो, कोई इलेक्ट्रॉन खाली नहीं, सभी काम कर रहे हैं। तो किसी को दिया भी नहीं जा सकता है। तो जितने एलिमेंट्स कार्बन फैमिली के होंगे या ग्रुप 14 के होंगे, वो सभी इस तरह के हाइड्राइड बनाएंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हो, है ना। तो इस बात को हम लोग लिख सकते हैं कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ G14 मीन्स कार्बन फैमिली, यानी कार्बन और उसके ग्रुप के सभी लोग, फॉर्म सच हाइड्राइड्स। ऐसे ही पीछे वाले में भी लिख सकते थे कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ G13 मीन्स बोरॉन फैमिली, फॉर्म इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। और जो कार्बन फैमिली के हैं वो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स बनाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आता है अपना तीसरा और आखिरी तरह का कोवेलेंट हाइड्राइड्स। तो उसे नाम दिया हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। देखो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। अभी जो थर्ड कैटेगरी है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जैसे एक एग्जांपल लें हम, NH3 की बात करें, ध्यान से समझें। तो जब NH3 की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं बैलेंस शेल में। अब ये नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। जब ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन किया, 3 हाइड्रोजन के साथ 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इस नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट वाले आ गए और 2 इसके खाली थे, फालतू थे। सो ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन अब एक और मामला यहां पर है, क्या ये नाइट्रोजन चाहे तो किसी को अपने इलेक्ट्रॉन दान दे सकता है। जैसे ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर दे, जैसे जरा ध्यान से मेरी बात को समझें। जैसे एक कंपाउंड मैंने बनाया BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। तो अगर BF3 बनाया तो ये जो बोरोन है, जैसे BH3 में बोरेन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, अभी भी बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन क्या करे कि अपने 1 इलेक्ट्रॉन को सामने वाले को दे दे, यानी इस तरह की बॉन्डिंग दिखा देते हैं। इसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो इसका असल मतलब क्या है? इसका असल मतलब ये होता है कि ये जो नाइट्रोजन था, इस नाइट्रोजन ने क्या किया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे जो किसी काम के नहीं थे, बस पड़े पड़े बैठे हुए थे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर नहीं रहे थे। तो नाइट्रोजन ने कहा कि अच्छा, एक मेरे पास तुम रहो और एक तुम चले जाओ बोरोन के पास, उसे बड़ी तकलीफ है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, जाओ उसके पास चले जाओ। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसी का भागा भागा बोरोन के पास आया। अब नाइट्रोजन ने कहा अब तुम दोनों खाली बैठे थे, अब तुम दोनों भी काम पर लग जाओ। काम पर लग जाओ मतलब अब तुम दोनों आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना लो। तो क्या हुआ, दोनों का लाभ हो गया। अब इस
नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और इस बोरोन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। हो गया कि नहीं दोनों का लाभ? दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? तो जो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स होते हैं उनका मतलब ये होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐसे रहेंगे जो यूज्ड रहेंगे, या ऐसे कह लें कि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो वो क्या कर सकता है, वो एटम सामने वाले को दान में दे सकता है। तो सामने वाले को जब डोनेट किया या इलेक्ट्रॉन डोनर हो गए तो फिर ये हो गए लुईस बेस, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स होंगे, जैसे ये ग्रुप 15 का एलिमेंट हो गया नाइट्रोजन फैमिली कह लें, ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 17 हेलोजन फैमिली, इन तीनों पी ब्लॉक की जो ग्रुप्स हैं इनके जब हाइड्राइड्स बनेंगे तो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच होंगे और वो हमेशा लुईस बेस का काम करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन किसी को दिया जा सकता है। तो लिख लें यही बात कि इस कैटेगरी में कौन से आएंगे बच्चों हाइड्राइड्स? इस कैटेगरी में जो हाइड्राइड्स आएंगे दे आर ग्रुप 15, ग्रुप 16 and group 17 are hydrides of this category दूसरी बात हो गई कि ये सभी हाइड्राइड्स चूंकि इलेक्ट्रॉन रिच हैं, बीइंग इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनर के चलते ये लुईस बेस का भी लुईस बेस जैसे का बिहेव करते हैं। सो दीज आर लुईस बेस। ओके, तो ये हो गया आपका लुईस बेस। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं। सो दिस इज योर से फर्स्ट NH3, से H2O, थर्ड HF, है ना। ये सब क्या है, लुईस बेस है। इन सभी में इलेक्ट्रॉन्स रिच हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन जरूर हैं ऐसे सेंट्रल एटम में, जैसे नाइट्रोजन में 2 हैं तो H2O में 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो किसी काम के नहीं ऐसे पड़े हुए हैं। देखो अगर H2O का फिगर ड्रॉ करें हम लोग, तो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, ये फालतू है तो इसको डोनेट किया जा सकता है। ऐसे फ्लोरीन में देखेंगे तो 6 ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो फालतू होंगे, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बस आराम कर रहे हैं, तो डोनेट कर सकते हैं उसको। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। तो अच्छा एक बात और, नोबल गैस हाइड्रोजन डाईहाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं बच्चों, है ना। इस बात को भी बहुत साफ साफ अक्षरों में लिखा जाए कि with noble gases comma dihydrogen gas do not form हाइड्राइड्स। क्योंकि तो नोबल है भाई, इनका क्या मुकाबला, हाइड्रोजन की क्या मजाल कि इनसे रिएक्ट कर जाए। तो नोबल गैस के साथ डाईहाइड्रोजन गैस हाइड्राइड्स नहीं बनाते। लेकिन नोबल गैस में भी कुछ कंपाउंड्स मिले हैं बच्चों, जैसे नियोन के कुछ कंपाउंड्स मिले हैं और 1-2 गैसेस के मिले हैं, आर्गन के भी मिले हैं। तो हम लोग जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे, जब उसमें नोबल गैस का नंबर आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। ओके, अब ये जो कोवेलेंट हाइड्राइड की तीसरी कैटेगरी है, या यूं कह लें कि ये जो ग्रुप 15, 16, 17 के हाइड्राइड हैं, इनमें एक और विशेषता है। इनमें भी ऊपर के 3 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और इवन HCl, उनमें क्या विशेषता है समझिए। अच्छा एक चीज और देख लो, जैसे ये जो NH3 है तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया और BF3 ने एक्सेप्ट किया,
तो ये हो जाएगा आपका लुईस एसिड, सॉरी लुईस बेस। दिस इज योर लुईस बेस एंड दिस इज योर लुईस एसिड। ये बात भी लिख लो कॉपी में। ये NH3 काम कर रहा है लुईस बेस की तरह और ये BF3 काम करेगा लुईस एसिड की तरह। सो दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। अब इस इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड में एक और छोटी सी बात है। क्या? इन इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स में अगर बात करी जाए H2O, या पहले NH3 लिखना चाहिए, ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। NH3, H2O एंड HF, और कुछ हद तक HCl भी। इनमें क्या है कि जो हाइड्रोजन है दैट इज कनेक्टेड विद अ वेरी स्मॉल साइज्ड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। स्मॉल साइज्ड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं, जैसे H2O की अगर हम बात करें या HF, NH3, HCl किसी की भी बात करें, तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में एक नए तरह की बॉन्डिंग काम करती है जिसे कि हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो कैसे काम करती है? देखो वैसे काम करती है। हम लोग पहले भी शायद कभी पढ़ चुके होंगे। देखिए क्या होगा, चूंकि बहुत छोटा एलिमेंट और बहुत तगड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बहुत अच्छा इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा और उतना ही अच्छा यहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये जो पार्शियल चार्ज के पोल बन जाते हैं, इन ऑपोजिट पोल्स में अट्रैक्शन का काम करने लगते हैं या अट्रैक्शन आ जाता है, जैसे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, है ना, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। तो इस तरह के फोर्सेस के चलते ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं छिटक पाते हैं या एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना रहता है। और इन सभी सब्सटेंसेस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है। तो इस तरह से लिखें आप, क्या अप्रोप्रिएट लिखाना ठीक रहेगा? ऐसे लिखो बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन हाइड्राइड्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन हाइड्राइड्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल हाइड्राइड्स का पार्ट नहीं है। नहीं, हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, सॉरी। लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल इन्हीं 4 हाइड्राइड्स में नजर आएगी। NH3, H2O, HF में तो बहुत अच्छी होती है और कुछ हद तक HCl में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। ठीक, तो उसका रीजन क्या है? रीजन है बहुत छोटा साइज और बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के चलते जो सेंट्रल एटम है उस पर अच्छा खासा नेगेटिव चार्ज आ जाता है पार्शियल, और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऐसा सभी मॉलिक्यूल्स में रहता है। तो माइनस प्लस के चलते वो एक दूसरे के साथ उनमें कूलम्स फोर्स के चलते एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं, इंटरेक्शन अच्छा हो जाता है। तो आप इस तरह से लिखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन हाइड्राइड्स, और उसमें लिखिए NH3, H2O एंड HF की जगह कॉमा HF लिखो और एंड HCl। और वो रहा उसका, ये रहा एक स्ट्रक्चर समझने के लिए थोड़ा लिख भी लें कि ड्यू टू
very small size and high electronegativity, comma, hydrides of nitrogen, oxygen, fluorine and chlorine show hydrogen bonding, full stop. Due to hydrogen bonding, molecules are closely associated with each other. इतना काफी है। अब इसमें एक क्वेश्चन आपकी बुक में ऐसे दिया है कि भाई ऐसा जनरल एक रूल रहता है कि जैसे जैसे कंपाउंड्स का मोलर मास बढ़ता है वैसे वैसे उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने लगते हैं। तो अब जैसे नाइट्रोजन फैमिली के जो हाइड्राइड्स, उसमें पहला तो नाइट्रोजन का हाइड्राइड है, फिर नीचे के हाइड्राइड्स आएंगे। तो पूछा जाएगा बताओ भाई कि नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या नीचे के हाइड्राइड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो आप कहेंगे कि सर होना तो चाहिए नीचे वालों का ज़्यादा, या ऑक्सीजन फैमिली में जो ऑक्सीजन के हाइड्राइड के अलावा जो नीचे वाले हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आना चाहिए, ऐसे ही हेलोजन में नीचे वालों का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम ज़्यादा का सिंपल सा ये मतलब है कि अगर मॉलिक्यूल्स क्लोजली एसोसिएटेड होंगे तो उनको बॉयल करवाना, उनको दूर दूर करना, उनको अलग अलग करना कठिन होगा, जिसके चलते बॉइलिंग पॉइंट इन तीनों का हाईएस्ट रहता है अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है। तो इस बात को भी लिख लें हम लोग। जनरली boiling point is directly proportional to मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, जो भी कहें। ठीक है, फुल स्टॉप। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोलर मास कहिए या मॉलिक्यूलर मास कहिए, एक ही बात है। सो ऑन द बेसिस ऑफ मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, कॉमा, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ NH3, H2O and HF are expected to be lowest in among hydrides of respective groups. फुल स्टॉप। एक्सपेक्टेड है ऐसा, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। असल में क्या है? इन रियलिटी
comma, boiling point of ammonia, water and hydrogen fluoride are highest among hydrides of respective groups due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते क्या होता है? बेटर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन और इंटरैक्शन, वट एवर यू कॉल इट। तो यहां पर क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट्स बच्चों देखने में लगेगा कि भाई बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने चाहिए नीचे जाने पर, लेकिन बढ़ते नहीं है, घटते हैं। मतलब इसके अलावा जैसे नाइट्रोजन के बाद दूसरा आएगा तो दूसरे से तीसरे का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, है ना। तीसरे से चौथे का बॉइलिंग पॉइंट नीचे जाने पर बढ़ेगा, बस ये पहले नंबर का होता है उसमें एक्सेप्शन होता है। और इसमें देखेंगे अगर हेलोजन फैमिली में तो दूसरे नंबर का भी एक्सेप्शन होता है, क्योंकि उसमें भी कुछ हद तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग चलती है। अब आता है ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड एंड द लास्ट हाइड्राइड। आयनिक हो गया, कोवेलेंट हो गया, कोवेलेंट के 3 हिस्से हो गए। अब हम आते हैं तीसरे हाइड्राइड पर, जो कि आपका है मेटेलिक हाइड्राइड्स या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। देखो ये मेटेलिक या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स में क्या है। अभी तक बच्चों हमने ये देखा कि जो पहले नंबर के जो आयनिक हाइड्राइड्स थे वो बने एस ब्लॉक के साथ, दूसरे नंबर के जो कोवेलेंट हाइड्राइड्स थे वो बने पी ब्लॉक के साथ। तब बचा क्या? अब बच गया डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो जो मेटेलिक हाइड्राइड्स बनते हैं वो डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ बनते हैं। बस हो गई बात। तो लिख लीजिए इस बात को कि such hydrides are formed by many D oblique F block elements, by many D oblique F block elements। लेकिन सभी डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट हाइड्राइड बनाए ऐसा नहीं होता है। बच्चों हमेशा याद रखिए कि डी और एफ ब्लॉक की केमिस्ट्री बहुत जटिल है इन कंपैरिजन टू एस और पी से, है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही बहुत जटिल होता है, तो सारी बातें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। एनीवे जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे। अभी तो इतना ही समझना है कि कई सारे डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हाइड्राइड बनाते हैं और कई नहीं भी बनाते हैं। तो क्या नहीं बनाते हैं? तो जो ग्रुप 7, 8 और 9 है उसके एलिमेंट्स हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। तो लिखिए इस बात को भी कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7, ग्रुप 8 and group 9 do not form hydrides। इवन जो ग्रुप 6 है
उसमें भी जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है क्रोमियम, बस वही हाइड्राइड बनाता है, बाकी और कोई हाइड्राइड नहीं बनाता। तो इसको भी लिख लें कि फ्रॉम ग्रुप 6 comma only chromium forms hydride CrH। ठीक, तो ये समझ में आ गया कि कौन बनाता है कौन नहीं बनाता है। अब ये जो हाइड्राइड बनते हैं डी और एफ के, ये बच्चों हाइड्राइड्स नॉन स्टोइकियोमेट्रिक नेचर के होते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक मतलब इनमें जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन है वो फॉलो नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखें इसका, तो इसके एग्जाम्पल हो गए लैंथेनम हाइड्राइड। तो लैंथेनम हाइड्राइड बनेगा, वैसे LaH3 बनना चाहिए बट बनता है LaH 2.87। टाइटेनियम हाइड्राइड देखें तो टाइटेनियम हाइड्राइड बनता है TiH 1.5 to 1.8। निकल हाइड्राइड देखें तो निकल हाइड्राइड बनता है NiH 0.6 to 0.7। NiH होना चाहिए बट 1 की जगह 0.6 से 0.7 ही रह गया। फिर पैलेडियम हाइड्राइड, तो वहां भी हाइड्रोजन में 0.6 to 0.8 रहता है। तो ये सारे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड हैं और इनमें लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन फॉलो नहीं होता है बच्चों। तो इस बात को भी लिख लें। अब किसी को पता ही नहीं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन क्या है, तो वो थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट पड़ेगा तो समझ आ जाएगा। सो लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन does not hold true, does not hold true for these hydrides। अब ये सब बातें ठीक हैं, बट ये जो हाइड्राइड्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के, उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट उनकी प्रॉपर्टी है बच्चों, जिसके चलते ये बाकी सारे हाइड्राइड से एकदम अलग है ना। वैसे तो हम अभी इस पोर्शन में डी और एफ दोनों को पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर केवल डी की बात करें यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो उनके हाइड्राइड्स की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी हम लोग जरा समझें, देखें। ऐसे लिखेंगे, a very important property for hydrides of transition metals। देखो क्या प्रॉपर्टी है। अभी शायद पिछली क्लास में हम लोगों ने हाइड्रोजनेशन के विषय में पढ़ा था। तो हाइड्रोजनेशन क्या होता है, तो हमने कहा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज हाइड्रोजनेशन। तो उसमें क्या होता है कि किसी के साथ भी हाइड्रोजन का एडिशन होता है और उसमें जो कैटलिस्ट आते हैं वो कैटलिस्ट जनरली आप देखेंगे या तो निकल होगा या प्लेटिनम होगा या पैलेडियम होगा। यही 3 कैटलिस्ट जनरली यूज होते हैं, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। तो क्या हो जाता है कि हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट मिल जाता है, यानी हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है। सो द रिजल्ट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
So this entire reaction is called hydrogenation. तो क्या है हाइड्रोजनेशन में? हाइड्रोजन का एडिशन हो गया। तो इन्हीं को यूज क्यों करते हैं? ये तीनों ही ट्रांजिशन एलिमेंट है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। देखो, इनका यूज इसलिए होता है कि इन तीनों ही कैटलिस्ट में या इन तीनों ही मेटल में बड़ी जबरदस्त हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने की ताकत होती है। तो हाइड्रोजनेशन के लिए जो हाइड्रोजन रिएक्शन चाहिए जो हाइड्रोजन गैस की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें हम करते क्या है कि हाइड्रोजन को पहले इसमें एब्जॉर्ब करवा देते हैं। जब हाइड्रोजन का कंटेंट अच्छा खासा हो जाता है तो फिर इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तो ये इसमें से कोई भी कैटलिस्ट होगा उससे हाइड्रोजन लेता रहता है जब तक कि इसमें हाइड्रोजन कंटेंट रहता है, और ये अपना हाइड्रोजनेशन कंटिन्यू रहता है। तो हाइड्रोजन का स्टोरेज इन मेटल्स में बहुत अच्छी तरह से होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो लिखिए इस बात को। तो ऐसे लिखेंगे कि लिखिए सम ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम can accommodate huge volume of hydrogen. And are used as स्टोरेज मीडियम या स्टोरेज कैपेसिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी, बस इतना काफी है। तो ट्रांजिशन मेटल में एक बहुत अच्छी चीज है कि ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन के अच्छे खासे वॉल्यूम को क्या कर लेते हैं, एकोमोडेट कर लेते हैं, और उसको बाद में हम लोग रिएक्शंस में यूज करते रहते हैं। तो जनरली आप देखेंगे तो हाइड्रोजनेशन जो रिएक्शन होता है उसमें निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, इन्हीं में से कोई एक कैटलिस्ट यूज किया जाता है। अच्छा, पीछे जो हम लोग नॉन स्टोइकियोमेट्रिक की बात कर रहे थे उसमें एक चीज शायद मैंने नहीं लिखवाई है, तो उसको लिख लेंगे कि जहां जितने हाइड्रोजन की दरकार है, जैसे लेंथिनम हाइड्राइड, तो वहां LH3 होना चाहिए कांस्टेंट कॉम्पोजिशन के हिसाब से, लेकिन 2.87 ही रहता है। तो वो जो स्टोइकियोमेट्रिक नहीं हो पाया, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रहे, वो सभी क्या होते हैं, हाइड्रोजन के मामले में डेफिशिएंट होते हैं, यानी कि उनमें जितनी हाइड्रोजन होनी चाहिए उससे कम हाइड्रोजन आती है। तो ये बात पीछे ही लिखवानी चाहिए थी, बट चलो लिख लो, याद नहीं रहा मुझे। तो ऐसे लिख लेंगे कि नॉन stoichiometric hydrides are deficient in hydrogen। बस इतना लिख लीजिए, आर डेफिशिएंट इन हाइड्रोजन। ये चाहे तो आप पीछे जो अभी हम लोग नॉन स्टोइकियोमेट्रिक के एग्जाम्पल किए थे उसके साथ लिख लेंगे, तो इट विल बी अ बेटर ऑप्शन, बट वहां जगह नहीं है तो आप यहां भी लिख सकते हैं।
Okay, so with this metallic or non-stoichiometric hydrides is over. अच्छा, एक चीज और, ये जो नॉन स्टोइक्योमेट्रिक हाइड्राइड्स है, ये जो नॉन स्टोइक्योमेट्रिक हाइड्राइड्स है, इसी का एक नाम होता है बच्चों इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स. ये भी टर्म लिख लो. हेडिंग में लिख लीजिए. नहीं, बट अभी ये टर्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. पहले जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंगली इंटरस्टिशियल वर्ड अप्रोप्रिएट था, बट आजकल थोड़ा पलट गया है. तो नॉन स्टोइक्योमेट्रिक हाइड्राइड्स इज ओके, बट फिर भी आप लिख लें इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स. कभी अगर आ जाए तो आपको याद रहना चाहिए कि इंटरस्टिशियल हाइड्राइड का मतलब क्या है. तो जो नॉन स्टोइक्योमेट्रिक हाइड्राइड है वही इंटरस्टिशियल हाइड्राइड है. तो आज के लिए काफी खुराक हो गई मुझे लग रहा है.